हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टेकिंग टॉपिक हडमानिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे कहते हैं प्रजनन तंत्र। अगर मैं बात करूँ हडमानिया की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसको हर्माफ्रोडाइट जीव कहते हैं या फिर अपन कह सकते हैं उभयलिंगी जीव कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नर व मादा दोनों के क्या है लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। सबसे पहले अगर हम गोनाड्स की बात करें तो इसके अंदर दो जोड़ी में गोनाड्स पाए जाएंगे, मतलब पेयर पाया जाएगा गोनाड्स का। दोनों जो पेयर है गोनाड्स के वो कहाँ पर एम्बेडेड रहेंगे, मेंटल, उसके जो पूरी बॉडी में जो मेंटल सरफेस है वहां पर वो एम्बेडेड रहते हैं। अगर राइट गोनाड की बात करें, राइट गोनाड जस्ट पैरेलल रहेगा प्लस डोर्सल रहेगा पेरिकार्डियम के, और दूसरा अगर लेफ्ट गोनाड की बात करें तो वो इंटेस्टाइनल रूप के भीतर स्थित रहता है। तो दो पेयर्स में अपन कह सकते हैं एक पेयर में गोनाड्स पाए जाएंगे। जो गोनाड्स है वो मेंटल में एम्बेडेड रहेंगे। राइट जो गोनाड है वो पैरेलल रहता है प्लस डोर्सल रहेगा पेरिकार्डियम के, और जो लेफ्ट गोनाड है इट लाइज विद इन द इंटेस्टाइनल लूप। सेकेंड हम बात करते हैं, जैसे ये एक डायग्राम है जर्नलाइज, जहां पर क्या है दो तरीके के लोब बताए जा रहे हैं, ओवेरियन लोब है, टेस्टीज लोब है, उसके ऊपर एक छिद्र पाया जाएगा जिसे अपन कहेंगे ओविसाइडल अपर्चर, यहाँ पे ओपनिंग है। इसका जो फंक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये गोनाड की संरचना के आधार पर ये डायग्राम है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ गोनाड्स की, तो प्रत्येक जो एडल्ट गोनाड है वो एक लंबे लोब्यूलेटेड और हर्माफ्रोडाइट ग्रंथि होती है, मतलब उसके अंदर नर व मादा दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई 3 to 4 सेंटीमीटर रहेगी, 1 सेंटीमीटर चौड़ा रहता है प्लस 2 to 3 mm मोटा होगा। प्रत्येक गोनाड सेंट्रल एक्सिस, केंद्रीय कक्ष मतलब सेंट्रल एक्सिस के दोनों और दो पंक्तियों में पाया जाता है। 10 to 25 इनकी संख्या रहेगी। ओवल और राउंडेड लोब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मतलब सेंट्रल एक्सिस के दोनों और दो पंक्तियां हैं जिसके अंदर 10 से 25 अलग अलग ओवल या फिर राउंडेड लोब्स की वहां पर व्यवस्था रहती है। इसके अंदर जो अगर मैं मीडियम लोब की बात करूं तो वो एकल और बड़ा है, और अन्य लोब आकार में कैसे हैं, ओवल शेप में पाए जाएंगे। प्रत्येक लोब बाहरी जो उनका क्षेत्र है वो कहलाया जाएगा टेस्टिकुलर पार्ट, और जो उनका अंदर आंतरिक जो क्षेत्र है वो कहलाया जाएगा ओवेरियन भाग। जैसे हम इसके डायग्राम में देखें तो जो बाहरी क्षेत्र है वो है टेस्टिकुलर भाग, वृषण भाग जो मैंने मार्क करा है, और नीचे अगर हम बात करें ओवेरियन पार्ट। टेस्टिकुलर पार्ट एज कंपेयर टू ओवेरियन क्या है, थोड़ा सा लंबा होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पर शुक्राणु का उत्पादन होता है। और अगर ओवेरियन भाग की बात करें तो यहाँ पे ओवा का उत्पादन होगा। इनका कलर आपको लिखना है, कलर कैसा होता है, लाल रंग का होगा टेस्टिकुलर भाग, और ओवेरियन भाग होगा स्लाइट पिंकिश कलर का, गुलाबी रंग का होगा। प्रत्येक अगर गोनाड्स में बात करें, प्रत्येक गोनाड में एक ओविडक प्लस शुक्राणु वाहिनी दोनों पाई जाती है, और ये दोनों क्या है पैरेलल चलती है, दोनों पाई जाती है प्लस पैरेलल चलेगी। ओवेरियन क्षेत्र अगर हम बात करते हैं तो लोब्यूलेटेड रहता ही है उसकी सतह, और वहां पर ओवेरियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। तो ये आपको गोनाड की संरचना में लिखनी है, प्लस ये डायग्राम है जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ गोनाड्स के साथ बताना है। फिर हम बात करते हैं गोनोडक की। तो प्रत्येक गोनाड में दो गोनोडक पाए जाते हैं। ओविडक और शुक्राणु वाहिनी सेंट्रल एक्सिस के साथ चल रही है, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ओविडक और शुक्राणु वाहिनी पैरेलल चलती है, मतलब सेंट्रल एक्सिस के। ओविडक एक वाइड ट्यूब है जहां पर अपन कह सकते हैं ओवेरियन डक्टलेस से मिलने से बनता है, और प्रत्येक लोब के ओवेरियन क्षेत्र का यह एक रूप है। ये एक कुछ दूरी के, मतलब अपन कह सकते हैं गोनाड से एक थोड़ी दूरी में पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं फैला हुआ रहता है, और यहाँ पर क्या है ओवा एंड स्पर्म का डिस्चार्ज होगा। गैमीट्स की बात करें तो एक परिपक्व शुक्राणु जनन की जो लंबाई है लगभग 4 mm रहती है। प्रत्येक शुक्राणु के पास ओवल हेड रहता है। अपन यहाँ पे क्या बात करें, स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो उनके ऊपर ओवल हेड पाया जाएगा। पार्ट्स की बात करें तो एक्रोजोम है जो टॉपमोस्ट उसका एरिया है, जो हेड अपन बोला एक्रोजोम, देन मिडल पीस एंड लास्ट में क्या टेल पाई जाएगी। तो यही इसमें पॉइंट है कि एक ओवल हेड रहता है प्लस उसके अंदर एक्रोजोम होगा, एक मध्य टुकड़ा जिसे अपन कहते हैं मिडल पीस, और एक लंबी पूंछ पाई जाती है। परिपक्व ओवम की बात करें, अपन ने पहले बात की थी स्पर्म की, अगर मैं ओवम की बात करूं तो ये 0.1 mm इसका पूरा डायमीटर रहता है। इसके साइटोप्लाज्म में अच्छी तरीके से योक डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये हम डायग्राम में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम में। यहाँ पर आप अगर बीच में देखें तो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा।
ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पर कवर रहेगा, जिसे हम कहेंगे विटिलिन झिल्ली, विटिलाइन मेम्ब्रेन से ये पूरा स्ट्रक्चर कवर्ड रहता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो योग पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पीतक। ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है उसकी चारों तरफ आप अगर लाइंस देखें तो वो दो उससे कोरियन से बना हुआ है, आउटर कोरियन एंड इनर कोरियन। आप मार्क देख सकते हैं, दो कोरियोनिक इससे बना हुआ है सेल से। फिर उसके बाहर अगर आप देख सकते हैं तो फॉलिकल सेल्स, मतलब जो कोरियोनिक सेल के ऊपर फॉलिकल सेल्स पाई जाएगी, वो भी इंटरनल एंड आउटर। तो हम यहाँ पर ओवम के स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं कि ये ओवम एक पतली विटिलाइन झिल्ली से घिरा होता है, जिसके आगे अंडाशय की फॉलिकल सेल्स पाई जाती है। और ये जो फॉलिकल सेल्स है वो दो झिल्लियों द्वारा क्या कहते हैं, स्त्रावित होती है, जिसे हम कहते हैं कोरियन झिल्ली। इन विटिलाइन झिल्ली और भीतरी कोरियन के बीच एक पेरी विटिलिन स्पेस पाई जाती है। आप इसमें मार्क दे सकते हैं, पेरी विटिलिन स्पेस पाई जाती है। उसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं पेरी विटिलाइन फ्लूइड। एक द्रव पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे पेरी विटिलाइन फ्लूइड। तो ये हमने गैमीट्स की बात करी। एग की बात अपन करते हैं तो परिपक्व जो ओवम है वो 0.3 इसका व्यास रहता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा वहां पर योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसके अंदर एक विटिलाइन झिल्ली पाई जाएगी, मतलब जो ओवम है वो पूरी एक पतली विटिलाइन झिल्ली से कवर्ड रहता है। फॉलिकल सेल्स द्वारा स्त्रावित रहेगा। यहाँ पे दो तरह की कोरियन झिल्ली, इनके अंदर एक पेरी विटिलाइन स्पेस पाई जाएगी जिसे अपन कहते हैं पेरी विटिलाइन फ्लूइड। तो यहाँ पे आप गोनेट्स प्लस गोनोडक की अपन को बात करनी है। फिर बात आती है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निषेचन क्या होगा, भारी है, क्योंकि ये प्रोटोगेनस है। प्रोटोगाइनस मतलब शुक्राणु की तुलना में पहले यहाँ पर ओवा परिपक्व होता है। तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि ये प्रोटोगाइनस है, अर्थात शुक्राणु की तुलना में पहले ओवा परिपक्व होता है और इसके अंदर केवल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। निषेचित जो अंडे हैं वो उनके अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मतलब होलोब्लास्टिक विदलन होता है और यहाँ पर एक ब्लास्टुला विकसित होगा। ब्लास्टुला जब विकसित होता है तो उसके ऊपर अपन माइक्रोमेयर्स कह सकते हैं, ब्लास्टोमेयर्स, और नीचे वाले जो है वो है मैक्रोमेयर्स दिखाते हैं। मैक्रोमेयर्स के अंदर एक अंतर्वलन होता है, मतलब इनवैजिनेशन होता है, जहां से गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्लस वहां पर क्या बनेगा, गैस्ट्रुला अवस्था बनती है। गैस्ट्रुला एक पूंछ वाले लार्वा में विकसित होगा जिसे हम कहेंगे एस्केडियन टेडपोल लार्वा। और ये जो एक्सकेडियन टेडपोल लार्वा है उसकी लंबाई 3 mm रहती है। उसमें एक छोटा अपन कह सकते हैं अंडाकार शरीर रहेगा और एक लंबी पूंछ रहती है। इस एस्केडियन लार्वा में बहुत सारे कॉर्डेट के लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब ये जो लार्वा है कॉर्डेट लक्षण को दर्शाता है। कौन कौन से लक्षण है, पहला तो है इसका जो शरीर है वो टेस्ट से कवर्ड रहेगा, पूंछ लंबी होगी, पूंछ के अंदर अपन कह सकते हैं फिन या कॉर्डल फिन दिखाएगी। टेल के अंदर नोटोकॉर्ड एक सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड ये दर्शाएगा, और बाद में कह सकते हैं डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इसके अंदर पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद रहेगी। तो ये निषेचन का प्रोसेस है जिसमें अपन कह सकते हैं निषेचन भारी है, प्रोटोगाइनस है, क्योंकि शुक्राणु की तुलना में यहाँ पर पहले ओवा परिपक्व हो जाता है और इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। जो निषेचित अंडे हैं वहां पर अपन कह सकते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं और इसके अंदर ब्लास्टुला को बनाएंगे। ब्लास्टुला के अंदर दो तरीके के ब्लास्टोमेस पाएंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो जो है निचले, जो मैक्रोमेस कहाँ पाए जाते हैं, निचली उसके क्षेत्र में पाए जाएंगे, उनके अंदर अंतर्वलन होगा। अंतर्वलन क्या होता है, इनवैजिनेशन होगा। जैसे इनवैजिनेशन होगा तो वहां पे गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला आगे जाके किसका फॉर्म करेगा, एक लार्वा को विकसित करेगा, पूंछ वाले लार्वा को विकसित करता है जिसे हम कहते हैं एस्केडियन टेडपोल लार्वा। तो ये आपको पॉइंट्स में लिखना है फर्टिलाइजेशन के। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा जाता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, और ये हडमानियम में अपन कैसे लार्वा के अंदर चेंजेस आते हैं जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की कैटेगरी में आएंगे। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिगामी मेटामॉर्फोसिस। तो 3 चरणों में लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता है हडमानियम में। पहले बात करते हैं रेट्रोग्रेसिव की। इन परिवर्तन में कुछ लार्वा संरचनाएं या तो क्या हो जाएगा, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या डिसअपेयर हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो कुछ लार्वल संरचनाओं का डिस्ट्रक्शन और डिसअपेरेंस होना शामिल है, जैसे अपन कह सकते हैं लॉन्ग टेल, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। लार्वा के जो सेंस ऑर्गन है वो ये सारे क्या है यहाँ पे या तो डिसअपेयर हो जाएंगे या उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा।
एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे जटिल हो जाती है, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स बढ़ जाती है, डिवीजन द्वारा गिल स्लिट्स, जो गिल स्लिट्स है उनके अंदर उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और लास्ट में स्टमक एंड इंटेस्टाइन उनमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो आते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में, जहाँ पे क्या है कुछ लार्वा में जो संरचना है या तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या फिर अपन कहेंगे डिसअपेयरेंस हो जाएगा। फिर आता है प्रगतिशील परिवर्तन, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंज। पूंछ के नुकसान के कारण, हमने ऊपर कैसे पढ़ा, जो हो सकता है लॉन्ग टेल भी समाप्त हो जाए, तो पूंछ के नुकसान के कारण ट्रंक नाशपति के आकार का हो जाता है। नाशपति अपन कह सकते हैं पियर शेप्ड उसकी बॉडी हो जाएगी, और 4 बड़े एक्टोडर्मल एम्पुलाई अपने कोनों से बाहर निकलते हैं। इसके अंदर अपन कह सकते हैं ग्रसनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये भी इनका अलग अलग विकास होने शामिल है। तो यह है प्रगतिशील परिवर्तन, प्रोग्रेसिव चेंज। थर्ड चेंज आता है जिसे अपन कहेंगे मॉलिक्यूलर चेंज। मॉलिक्यूलर चेंज में क्या होगा, प्रोटीन या फिर अपन कह सकते हैं उसके न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 चरणों में अपन ने बात करी लार्वा के मेटामॉर्फोसिस की, पहला है रेट्रोग्रेसिव, दूसरा है प्रोग्रेसिव, तीसरा है मॉलिक्यूलर चेंज। तो यहाँ अपना कंप्लीट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके हडमाना के अंदर, जहाँ पे हमने उसकी पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा, उसके अंदर गैमीट्स, गोनैड्स, गोनोडक्ट्स क्या क्या पाए जाते हैं, प्लस उनके डायग्राम के साथ हमने उसको समझा है। अब हम बात करते हैं सेम जो पॉइंट्स आपको इंग्लिश में इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा इन्वॉल्व होता है। हडमाना जिसे ट्यूनिकेट कहते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है, अपन कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि हाईली डेवलप जो टेडपोल लार्वा है, इट अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव चेंज टू बिकम द मोस्ट डिग्रेडेड एंड सीडेंटरी एडल्ट। तो इसके अंदर जो हाईली डेवलप टेडपोल लार्वा है उसके अंदर रेट्रोग्रेसिव चेंज होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं या डिसअपेयर हो जाते हैं। The phenomena of retrogressive metamorphosis is peculiar to the urochordates and it provide a clue to their chordate nature, और ये chordate nature उसके अंदर दर्शाते हैं। वही प्रोसेस हमने जैसे हिंदी में पढ़ा है कि ये हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल एनिमल है। गोनाड्स की बात करें तो पेयर ऑफ गोनाड्स इसके अंदर पाए जाएंगे। 2 लार्ज गोनाड्स रहते हैं जो एम्बेडेड रहेंगे मेंटल में एंड बल्जिंग इनटू द पेरी ब्रैंकियल या फिर एट्रल कैविटी। राइट गोनाड कहाँ सिचुएटेड है, इट जस्ट पैरेलल एंड डॉर्सल टू द पेरिकार्डियम, और जो लेफ्ट गोनाड की बात करें वो लाइज विद इन द इंटेस्टाइनल लूप। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट गोनाड तो पैरेलल रहता है और डॉर्सल रहता है पेरिकार्डियम के, और लेफ्ट जो गोनाड है वो इंटेस्टाइनल रूप में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम बात करें गोनाड्स की तो एडल्ट गोनाड क्या है, इलोंगेटेड है, लोब्यूलेटेड है एंड हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड है, मतलब मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उस ग्लैंड में, मेजरिंग 3 to 4, 1 centimeter wide and 2 to 3 mm thick. Each gonad shows 10 to 25 distinct oval या फिर rounded lobes जो अरेंज रहते हैं रोज के अंदर, one on either side of the central axis. Central axis के either side में ये पाए जाएंगे। The median lobe single और large, जो median lobe की बात करें वो single है और large है and other lobes are oval in shape. Each lobe shows outer large testicular part और inner small ovarian part। जैसे मैंने आपको बताया जो ऊपर वाला पार्ट है टेस्टिकुलर पार्ट कहलाया जाएगा और इनर जो पार्ट है वो ओवेरियन पार्ट कहलाया जाएगा। जैसे इस डायग्राम में भी बताया था, जो टेस्टिकुलर पार्ट है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और रेड कलर का होता है, और ओवेरियन पार्ट है एज कम्पेयर टू टेस्टिकुलर वो शॉर्ट होगा, पिंकिश कलर का होगा, और यहाँ पर ओवा का सिक्रीशन होगा या प्रोडक्शन अपन कह सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ओवा टेक प्लेस। फ्रॉम ईच टेस्टिकुलर पार्ट एक स्पर्म डक्टाइल अराइज होती है जो ओपन होती है स्पर्म डक्ट में, और ओवेरियन पार्ट से ओवेरियन डक्टल पाई जाती है जो कहाँ ओपन होती है, ओविडक्ट में। गोनाड्स अगर बात करें सारे गोनाड्स में, ईच गोनाड्स में ओविडक्ट एंड स्पर्म डक्ट पाए जाते हैं जो पैरेलल चलते हैं एक दूसरे से। ओवेरियन जोन लोब्यूलेटेड रहता है, जैसे मैंने बताया लोब्यूलेटेड सरफेस रहेगा जहाँ पे क्या है ओवेरियन फॉलिकल्स बनेंगे which contain rounded ova in various stages of development। और ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स बन रहे हैं उनके अंदर राउंडेड ओवा पाए जाएंगे in various stages of development। ये डायग्राम आप बना लेना इनके साथ स्ट्रक्चर ऑफ गोनाड्स में। फिर हम बात करते हैं गोनोडक्ट्स की। हर एक गोनाड्स में 2 तरीके गोनोडक्ट्स पाए जाएंगे, जैसे मैंने ओविडक्ट एंड स्पर्म डक्ट बताया जो रनिंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस।
ओविडक्ट वाइडर ट्यूब रहेगी जो किससे बनेगी, यूनियन ऑफ ओवेरियन डक्टलेस वन फ्रॉम ओवेरियन जोन ऑफ ईजलो। इट एक्सटेंड बियॉन्ड द गोनैड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, और ये ओपन होता है दो तरीके के अपर्चर में, ओविसाइडल एंड स्पर्मिसाइडल अपर्चर, जहां पर ओवा और स्पर्म का डिस्चार्ज होगा। गैमीट्स की बात करें तो मैच्योर स्पर्मेटोजोवन अगर हम बात करते हैं तो 4 mm लेंथ में रहता है। स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर लॉन्ग बी शेप एक्रोजोम पाया जाएगा, मिडिल पीस पाई जाएगी एंड लॉन्ग टेल पाया जाएगा। मैच्योर्ड ओवा की बात करें तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं डायमीटर कितना रहता है, 0.3 mm रहेगा। साइटोप्लाज्मा के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड येलोविश कलर का ग्रैन्युएटेड योग पाया जाता है। ओवम एक थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जहां पर 2 कोरियन की मेम्ब्रेन सिक्रीट होती है बाय द फॉलिकल सेल्स। इन बिटवीन द विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड इनर कोरियन एक पेरी विटेलाइन स्पेस पाई जाएगी, जैसे मैं आपको प्रीवियस इसमें समझाया कि बीच में एक स्पेस पाई जाएगी जिसके अंदर एक द्रव्य पाया जाएगा, एक फ्लूइड पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं पेरी विटेलाइन फ्लूइड। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ओवम, जब आप गैमीट्स का डिस्क्रिप्शन दें तब आप ओवा का ये डायग्राम बना के समझा सकते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन की बात होती है तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल है वो प्रोटोगाइनस है। जैसे मैंने बताया कि प्रोटोगाइनस वो जीव होते हैं जहाँ पे ओवा पहले मैच्योर हो जाता है, अर्लियर मैच्योर देन द स्पर्म। ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स। फर्टिलाइज जो एग है वो अंडरगोज जाते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब कंप्लीट यहाँ पे क्लीवेज होता है। इट डेवलप्ड इनटू ब्लास्टुला। इट शोज माइक्रोमियर्स, अपर साइड माइक्रोमियर्स होते हैं, लोअर साइड क्या है मैक्रोमियर्स होते हैं। जो नीचे वाले मैक्रोमियर्स हैं उनके अंदर इनवैजिनेशन का प्रोसेस रहता है, जो गैस्ट्रुलेशन आगे जाके बनेगा। गैस्ट्रुलेशन अवस्था आएगी, स्टेज आएगा जहां पर एक गैस्ट्रुला बनता है, और जो गैस्ट्रुला है इट डेवलप्ड इनटू अ टेल्ड लार्वा जिसे हम कहते हैं एस्केडियन टेडपोल लार्वा। इस लार्वा की लेंथ आप लिख दीजिएगा 3 mm, और इसकी जो बॉडी है वो ओवल रहेगी, प्लस इसके अंदर एक लॉन्ग टेल पाई जाएगी। इस लार्वा के अंदर मतलब जो एस्केडियन टेडपोल लार्वा है, इस लार्वा के अंदर बहुत सारे कॉर्डेट्स के फीचर्स हमें पाए मिलेंगे। कौन कौन से हैं कि इसकी जो बॉडी है वो कवर्ड रहती है थिन टेस्ट से। टेल यहाँ पे जो शो होगी वो कॉर्डल फिन या अपन कह सकते हैं टेल फिन है। टेल सपोर्ट करती है नोटोकॉर्ड से, और इनकी जो डॉर्सल साइड है वहां पर अपन कह सकते हैं नोटोकॉर्ड, हॉलो नर्व कॉर्ड यहाँ पर पाई जाती है। तो ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आपको लिखना है। फिर हम बात करते हैं लार्वा के मेटामॉर्फोसिस की। ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, आप उनके फीचर्स लिखिए, कैरेक्टर्स लिखिए। तो हडमानिया के अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो वेल डेवलप्ड लार्वा बना है एस्केडियन टेडपोल लार्वा, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जहां पर कुछ स्ट्रक्चर या तो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं या फिर अपन कह सकते हैं डिसअपेयर हो जाते हैं। तो पहली जो बात है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, These changes involve destruction and disappearance of some of the larval stages। बहुत सारे जो larval stages हैं वहाँ पर क्या है destruction हो जाता है या disappear हो जाता है। जैसे long tail है, nerve cord है, notochord है, larval sense जो organs है वो disappear हो जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे क्या है अपन कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, प्लस फेरिंग्स जो है वो क्या हो जाएगी लार्ज हो जाएगी। नंबर ऑफ गिल स्लिट्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे डिवीजन से, एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन यहाँ पर ग्रो कर लेती है। तो ये जो चेंजेस है वो अपन कह सकते हैं कि एस्केडियन टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होकर वो एडल्ट का फॉर्म करेगा। दूसरा जो चेंज है वो प्रोग्रेसिव चेंज है, जहां पर अपन कह सकते हैं कि अगर टेल लॉस ऑफ टेल हो रही है तो ट्रंक जो रीजन है वो पेयर शेप्ड हो जाएगा, एंड 4 लार्जर एक्टोडर्मल जो एम्पुला है वो कॉर्नर्स पे बाहर की तरफ आ जाएंगे। फेरिंग्स डेवलप हो सकता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर एनलार्ज, ये सारी चीजें भी उसके अंदर चेंजेस में इन्वॉल्व है प्रोग्रेसिव के। थर्ड हम बात करें मॉलिक्यूलर चेंजेस की, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड बना है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, उनका मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 स्टेप्स में हमने लार्वा का मेटामॉर्फोसिस पढ़ा है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रोग्रेसिव चेंजेस, एंड थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर चेंजेस। ओके, थैंक यू।